हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे डी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, या जो डी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आयंस होते हैं वो कलरफुल आयंस क्यों होते हैं, या जो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स कलरफुल क्यों होते हैं। तो डी ग्रुप के एलिमेंट्स कलरफुल क्यों होते हैं उसको समझने के लिए पहले हमें डी ट्रांजिशंस को समझना होगा। अब डी ट्रांजिशंस क्या होता है, तो हम पहले डी ट्रांजिशन समझेंगे। और डी ट्रांजिशन समझने के बाद हमें समझ में आएगा कि डी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं या डी ग्रुप के जो एलिमेंट्स के आयंस होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं। तो पहले हम समझेंगे डी ट्रांजिशन कि डी ट्रांजिशन क्या होता है। अब जो हमारे डी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन से ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, तो वो डी ऑर्बिटल्स में एंटर करता है। डी ऑर्बिटल या डी सबशेल हम इसे बोलते हैं। और डी ऑर्बिटल में हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमें पता है, ये बहुत ही बेसिक बात है जो कि हमें पता है। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स के 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके नाम क्या होते हैं, इन्हें हम जो फर्स्ट होता है उसे हम बोलते हैं डी एक्स वाई, सेकंड जो हमारा रहता है वो डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एंड ये जो दो होते हैं इनका नाम क्या होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड जो लास्ट वाला होता है उसे हम डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। ये हमारे पांचों डी ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं। ये जो पांचों ऑर्बिटल्स होते हैं जब डी जनरेट होते हैं, डी जनरेट होने का मतलब क्या होता है कि जब इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तब हम इन्हें डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। डी जनरेट ऑर्बिटल्स हम इन्हें बोलते हैं कब, जब इनकी एनर्जी सेम होती है। और इनकी एनर्जी कब सेम रहेगी, जब हमारे एलिमेंट्स नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे या जब उनमें कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा होगा तब ये डीजेनरेट कंडीशन में रहेंगे पांचों ऑर्बिटल, और पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहेगी। एक्चुअल में जब ऑर्बिटल्स की सबकी एनर्जी सेम रहती है अबाउ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग तो उन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऐसा पी में भी होता है, डी में भी होता है, एफ में भी होता है। तो ये पांचों जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जब ये ऑर्बिटल्स स्प्लिट करते हैं, तो ये दो भागों में टूट जाते हैं या दो एनर्जी लेवल्स ये फॉर्म कर लेते हैं। अब ये स्प्लिट क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या होता है, ये हम आपको डी ट्रांजिशन समझा रहे हैं। तो ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं डी के पांचों, ये दो लेवल्स में स्प्लिट कर जाते हैं, इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो पांचों लेवल्स थे, अब क्योंकि ऑर्बिटल्स क्या होता है, ऑर्बिटल्स भी अपने आप में एक एनर्जी लेवल्स थे, तो ये जब डीजेनरेट थे तब एक ही लेवल था और ये दो डिफरेंट लेवल में टूट गए। तो ये जो जब दो डिफरेंट लेवल में टूटते हैं तो इन 5 में से 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं, और जो 2 ऑर्बिटल्स रहते हैं वो एक साथ हो जाते हैं या वो एक लेवल में आ जाते हैं। यानी कि ये दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स फॉर्म कर लेते हैं। और इन जो ये दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं इसमें एक हायर लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। जो लोअर एनर्जी लेवल होता है उसे हम बोलते हैं T2G एनर्जी लेवल, उसे हम बोलते हैं। और जो हायर एनर्जी लेवल होता है इस हायर एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं EG लेवल बोलते हैं। अब इनमें स्प्लिटिंग क्यों हुई, तो जब हमारा एटम नॉर्मल कंडीशन में था हमारे एलिमेंट्स का तब उसमें जो ऑर्बिटल्स थे डी ऑर्बिटल्स वो डीजेनरेट थे, यानी कि सबकी एनर्जी सेम थी। लेकिन जब हमारा एलिमेंट्स बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा या किसी लिगेंड के साथ अप्रोच कर रहा होगा, तो कोई लिगेंड जब किसी एलिमेंट्स या डी ग्रुप के एलिमेंट्स पर अप्रोच करता है तो वो डिफरेंट साइड से अप्रोच करता है। वहां पर फिर क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में या ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है कि एनर्जी हाई हो जाती है। और हमें पता है कि जब एनर्जी हाई हो जाएगी किसी भी ऑर्बिटल्स की तो वहां पे क्या होगा कि एनर्जी के लेवल्स बन जाते हैं, क्योंकि जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा कोई भी ऑर्बिटल तो वो क्या कर जाएगा, स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में वो चले जाते हैं। तो इनमें से 5 में से 2 जो रहते हैं ऑर्बिटल्स वो हायर लेवल में चले जाते हैं, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 5 ऑर्बिटल्स थे उसमें से 2 जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। अब इनमें स्प्लिटिंग हो गई, ये तो आपको समझ में आया कि स्प्लिटिंग क्या होती है। अब क्या होता है कि स्प्लिटिंग होने के बाद में मान लो कि हमारे पास में इस डी ऑर्बिटल्स में
कुछ इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए थे, मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखे हुए थे या 2 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास में d ऑर्बिटल्स में। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये कौन से एनर्जी लेवल में रहेंगे? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये उस लेवल्स में रहेंगे जिस लेवल की एनर्जी कम हो रही है। यहाँ पे एनर्जी कौन से लेवल्स की कम है? T2G की एनर्जी लेवल कम है, तो T2G में ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब क्या होता है कि जब हमारा एलिमेंट्स को हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, जब हमारे एलिमेंट्स को हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, यानी कि उसको हम आयन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या जब हमारा एलिमेंट्स आयन फॉर्म में होगा कन्वर्ट, तो क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास में कोई भी एलिमेंट था, डी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट था, मान लो हम Cu को मान लेते हैं। तो ये Cu क्या करता है कि जब विजिबल लाइट इसके ऊपर पड़ती है, विजिबल लाइट यानी कि जो हमारे सन से जो लाइट आती है, नॉर्मल जो हमारी लाइट होती है जिससे हम देखते हैं, वो विजिबल लाइट इस Cu के ऊपर पड़ती है। तो ये जो Cu का एटम रहता है ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हमारी विजिबल लाइट क्या होती है? एक तरह का रेडिएशन है, एक तरह का रेडिएशन है, और हमें पता है कि रेडिएशंस के पास में क्या होती है? एनर्जी होती है, एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को ये हमारा Cu का एटम्स एब्जॉर्ब करेगा। जब ये Cu का एटम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इस Cu के जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि D में जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए थे, उन इलेक्ट्रॉनों में क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जब भी कोई एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाता है? ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशंस होकर क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन, मान लो इस Cu ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, विजिबल से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब किया इसने एक, क्योंकि हर वेवलेंथ की तो ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा नहीं Cu भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो Cu रहता है इसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करी। कहाँ से एब्जॉर्ब करी? इसने विजिबल रेडिएशन से एब्जॉर्ब करी, और इसके इलेक्ट्रॉनों में ट्रांजिशन हो जाता है। ट्रांजिशन का क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाना। तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन उठकर मान लो यहाँ पे चले गया, Eg एनर्जी लेवल में चले गया ये एक इलेक्ट्रॉन Cu का। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भी d ऑर्बिटल्स थे, ये भी d ऑर्बिटल्स थे, यानी कि d ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉनों का। तो इसे हम क्या बोलते हैं? dd ट्रांजिशन हम इसे बोलते हैं, dd ट्रांजिशन हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि dd ट्रांजिशन क्या होता है, कि जब भी कोई एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? d ग्रुप के एलिमेंट्स या ट्रांजिशंस मेटल एलिमेंट्स विजिबल लाइट को जब एब्जॉर्ब करते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के बाद में उनके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांजिशन कर जाते हैं या शिफ्ट कर जाते हैं, और इस तरह के ट्रांजिशन को हम dd ट्रांजिशंस कहते हैं। dd क्यों कहा? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये dd ऑर्बिटल्स के बीच में ही हुआ है। अब ये dd ट्रांजिशंस तो आपको समझ में आया। अब इसका कलरफुल ये होने से क्या मतलब होता है कि ये जो Cu रहेगा इसका कलरफुल होने का रीजन क्या हुआ? तो देखिए कि जब भी कोई विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता, अब विजिबल लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? विजिबल लाइट की नॉर्मली वेवलेंथ होती है 400 से लगाकर 700 नैनोमीटर के बीच में, ये हमें पता है। और इसी वेवलेंथ के अंदर हमारी जो आईज होती है वो कैपेबल होती है देखने के लिए, क्योंकि चीज़ें हमें जो कलरफुल दिखाई देती है वो इसी वेवलेंथ की रेंज में हमें दिखाई देती है। अब इस वेवलेंथ की रेंज में ही ये मान लो Cu एब्जॉर्ब कर रहा, मान लो कि इस वेवलेंथ के रेंज में इसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया। मान लो हम रेंडम मानते हैं, मान लो इसने 510 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब मान लो कि ये 510 नैनोमीटर की जो लाइट थी ये ब्लू कलर की लाइट थी। 510 नैनोमीटर की जो लाइट थी, मान लो ये हम रैंडम नंबर लेके चल रहे हैं, मान लो ये 510 जो नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट थी ये ब्लू कलर की लाइट थी। अब ये 510 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। किसने एब्जॉर्ब कर लिया? Cu ने एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी की लाइट को ये क्या करेगा? बाकी की लाइट को ये ट्रांसमिट कर देगा, बाकी की लाइट को निकाल देगा। सिर्फ और सिर्फ अपने पास कौन सी लाइट को रख लेगा? ये रख लेगा 510 नैनोमीटर वाली लाइट को अपने पास रख लेगा। इस 400 से 700 आ रही थी, इसमें से 510 वाली को सिर्फ Cu ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्प्शन में हमें वही चीज दिखाई देगी, या हम जब इसे देखेंगे तो सिर्फ वही कलर हमें दिखाई देगा जिस कलर की लाइट को इस Cu ने एब्जॉर्ब किया। और इस Cu ने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया? इसने 510 की
वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, और 510 वेवलेंथ की लाइट कौन से कलर की थी, वो ब्लू कलर की थी। यानी कि ये सॉल्यूशन हमें किस कलर का दिखाई देगा, तो ये सॉल्यूशन हमें कौन से कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। क्यों ब्लू कलर का दिखाई देगा, क्योंकि इसने 510 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया है Cu ने। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे डी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, वो डी ग्रुप के एलिमेंट्स ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, विजिबल लाइट को, और उसके एब्जॉर्प्शन की वजह से ही हमें ये कलरफुल दिखाई देते हैं, इनके आयंस, इनके सॉल्यूशंस या इनके कॉम्प्लेक्स। अब बात आती है, क्या डी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हमें कलरफुल दिखाई देंगे, या डी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स में क्या ये डी ट्रांजिशन होगा, या डी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल रहेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। डी ग्रुप के सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब मान लो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, मान लो ये कि फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लो कि ये फुल फील्ड ऑर्बिटल्स थे, मान लो ये ऑर्बिटल्स सारे भरे होते, इनमें सारे में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पहले से बैठे होते, ना Eg में जगह होती ना T2g में जगह होती, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कैसे हो पाता, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कैसे हो पाता, यानी कि ये एलिमेंट्स के पास में जगह ही नहीं थी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का रीजन ही नहीं था। जब इनमें ट्रांजिशन नहीं होता तो ये एलिमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता तो हमें ये कलरफुल दिखाई नहीं देते। यानी कि कहने का मतलब ये कि जिन एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन नहीं होगा, जिन एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन नहीं होगा, या जिन एलिमेंट्स या जो एलिमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो एलिमेंट्स कलरलेस दिखाई देंगे, उनमें कोई कलर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो जितनी लाइट आप डाल रहे हो वो सारी की सारी लाइट को ट्रांसमिटेड कर देंगे, और सारी लाइट ट्रांसमिटेड होने की वजह से ये कलरलेस हमको दिखाई देंगे। चलिए, अब हमें ये शर्त समझ में आ गई कि ट्रांजिशंस दिखाने के लिए या कलरफुल दिखने के लिए उस एलिमेंट्स के एटम्स के पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये कि जिनमें फुल फील्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे वो ट्रांजिशन नहीं दिखाएंगे, वो एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाएंगे, वो कलरफुल नहीं दिखेंगे, या जिनमें पूरे वैकेंट रहेंगे वो भी ट्रांजिशन नहीं दिखाएंगे, वो भी एब्जॉर्बेंस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन ट्रांजिशन दिखाएंगे, जो कि अनपेयर्ड होते हैं। इसी की वजह से जो हमारे डी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कलर भी दिखाते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, हम देख लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स हमारा कौन से कलर शो करता है। पहले इसे थोड़ा सा रफ कर लेते, फिर हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स कौन सा कलर शो हमारा करने वाला है। क्योंकि यहां से एक और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर दर्शाएगा, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग वो किस कलर का बदलेगा, उसका कलर बदलने का रीजन क्या रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी ये डी ग्रुप के एलिमेंट्स आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जब ये किसी दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे ग्रुप के साथ अप्रोच कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो इनका कलर भी कंटिन्यूस बदलता जाता है। और कलर बदलने का रीजन क्या होता है, देखिए टाइटेनियम जो होता है जब वो +3 स्टेट में रहता है, टाइटेनियम जब +3 स्टेट में जब रहता है तो ये किस कलर का दिखाई देता है, ये दिखता है पर्पल कलर का। टाइटेनियम जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो पर्पल कलर का दिखाई देता है। लेकिन जब यही टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है। क्यों कलरलेस हो जाता है, देखिए जब ये टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएगा, यानी इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो इस टाइटेनियम का जो नॉर्मल टाइटेनियम जो हमारा रहता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D2S2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D4S2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी कि D भी पूरा खाली हो जाएगा और S भी पूरा खाली हो जाएगा जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो D में 3D में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। और ये ट्रांजिशन दिखाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, D के 5 में से 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ट्रांजिशन हो सकता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर ये जो पांचों D के ऑर्बिटल्स है ये पांचों खाली है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इस टाइटेनियम ने दे दिए, इस टाइटेनियम ने
रिमूव कर दिए हैं। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा, ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा तो कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसलिए ये कलरलेस दिखाई देता है टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरह जिंक की हम बात करते हैं Zn2+ की। Zn2+ का जो आयन रहता है ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, क्योंकि जिंक में हमें पता है कि जो ये d ऑर्बिटल होता है ये d ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, यानी कि d में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जिंक जो होता है उसके d में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि सारे ऑर्बिटल्स में पेयर यानी कि सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड होते हैं। फुलफिल्ड होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए जो जिंक रहता है जिंक कलरलेस होता है। इसी तरह हम Fe की बात करें तो Fe जब हमारा 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जब Fe 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो ये ऑलिव ग्रीन होता है, ऑलिव ग्रीन होता है। जबकि ये जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है Fe आयरन, हमारा आयरन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये ब्राउनिश दिखाई देता है, ब्राउन कलर का या ब्राउन टू येलो ये हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल गए, डी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलने की वजह से ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो डिफरेंट कलर ये शो करेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि जब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाती है यानी कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बदल जाते हैं तो उसका कलर भी बदल जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ये सब कब दे रहे हैं? ये एक्वस आयन में दे रहे हैं, एक्वस आयंस हैं ये सारे, जो हमने कलर दर्शाए ये सारे एक्वस आयंस के कलर हैं। लेकिन जब यही एलिमेंट्स किसी दूसरे ग्रुप के साथ या किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ, किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं या किसी दूसरे लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो ये डिफरेंट कलर दिखाते हैं, ये कलर चेंज कर जाता है। क्यों चेंज कर जाता है? क्योंकि यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाती है, इसलिए ये डिफरेंट कलर भी दर्शा देते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि हमारे जो डी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो कलरफुल क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें डी ट्रांजिशन होता है। और हमने समझा कि डी ट्रांजिशन क्या होता है कि डी के एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है तो उसे हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। और ट्रांजिशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी कौन सी रेडिएशन से एब्जॉर्ब करते हैं एलिमेंट्स? तो वो विजिबल से एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो कलरफुल दिखाई देते हैं, उनका कलर उसकी वजह से आता है। तो उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको डी ट्रांजिशंस और डी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके डिफरेंट कलर के होने का रीज़न समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।